तो आपको बता दें आज ताल ठुक के हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। जीवीएल नरसिंह राव हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैसे चुनाव विश्लेषक और लेखक भी हैं। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं, वो न्यूज एजेंसी ANI की एडिटर हैं, करीब 2 दशक का 20 साल का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। स्वागत है स्मिता प्रकाश आपका। और माधवन नारायण हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आए हैं, तमिलनाडु से वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बड़े अखबारों में वो काम कर चुके हैं और कई बड़े अखबारों पत्रिकाओं में ब्लॉग्स पर उनके कमेंट्स, उनके कॉलम्स आज भी छप रहे हैं। जयललिता और उनकी राजनीति को बहुत करीब से देखा, समझा और विश्लेषण किया है माधवन नारायण ने उनकी राजनीति का। एक दर्शक ने अभी एक सवाल पूछ दिया माधवन साहब, और मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई जवाब दे नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि जब तक कोई जीवित रहता है तब तक तो उसकी काम की कमियां निकालते हैं कि ये योजना शुरू कर दी, देखो पॉपुलिस्ट योजना है, फिर दूसरी योजना शुरू कर दी, पॉपुलिस्ट योजना है। हर योजना पे उन्होंने अम्मा की स्टैंप लगा दी और आज आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि मौत के बाद ही तारीफ याद आती है? शायद इसमें एक अच्छी सभ्यता नज़र आ रही है कि हम मुर्दों पर मतलब बुरे तरह का विश्लेषण नहीं करते। मगर ये भी सच है कि हर एक शख्स में, हर एक आदमी और औरत में, खास करके नेताओं में उनके दो पहलू होते हैं। क्योंकि राजनीति जो है बिल्कुल साफ सुथरा खेल नहीं है। राजनीति में दुश्मनों को हराना पड़ता है जैसे कोई युद्ध हो। और ख़ास करके ऐसी महिला जयललिता जैसी, जिन्होंने महिला होते हुए पुरुष प्रधान समाज में अपने आप को ऊंचा किया, और तो ऐसे शख्सियत के जो ग्रे एरियाज जिसे हमें अंग्रेज़ी में कहेंगे, कुछ ऐसी पहलू हैं, उनको ऐसे मौक़ों में नज़रअंदाज करना ही मेरे ख्याल से सभ्यता का प्रतीक है। इसलिए शायद ये बात है। और ये भी बात भी सच नहीं है कि सब कुछ ही आज पॉजिटिव किया जा रहा है। कुछ लोग, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ लोग किसी पहलू को छोड़ते नहीं हैं। मगर ताल ठोक के बोलने में, कभी कभी रागा आलापने में भी कोई गलती नहीं नज़र आती मुझे। मगर ये बात है कि पॉपुलिस्ट जिसे कहते हैं, या मतलब जिसे एक तरह एक नेता को लोकप्रिय कहते हैं और दूसरी तरफ उसको कहते हैं पॉपुलिस्ट, मतलब जैसे कोई गलती कर दी उन्होंने। वोट वहीं से आता है, गरीबों से। मगर गरीबों को अगर कुछ देने से, अगर ये मुद्रा मतलब स्थिति को देखते हुए कुछ ऐसी आलोचना हो सकती है। ये कैमरे के एंगल की तरह है, कभी एक एंगल से देख सकते हैं, दूसरे तरफ दूसरे एंगल से देख सकते हैं। जहाँ तक उपलब्धियाँ हैं, जहाँ तक विकास है, अगर किसी नेता ने कुछ किया हो, विवादास्पद नेता कौन नहीं है? इंदिरा गांधी से नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, नोटबंदी कर रहे हैं, या तो फिर जयललिता हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। खास करके तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कोई गलत बात नहीं है कि आप उनके अच्छे पहलुओं पर भी नज़र डालें। हाँ, मगर अर्थशास्त्री ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा किसी बात पे वो अड़चन लगा देते हैं, और विपक्ष का तो आपको पता ही है। अब मैं आपसे आगे विस्तार से पूछूंगा कि आप उनके काम में क्या क्या पॉजिटिव्स देखते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आज मौजूदा राजनेताओं को जयललिता से सीखनी चाहिए। लेकिन रेणुका चौधरी हमारे साथ आ गई हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और लंबा अनुभव है उनका राजनीति का। खास तौर पे उस वक्त राजनीति का अनुभव है रेणुका जी आपके पास जिस वक्त जयललिता स्ट्रगल करते हुए इस देश की राजनीति में उस मुकाम तक पहुंची जहां से आज उनकी विदाई हो रही है। और मुझे यकीन है वो तस्वीरें आप भी देख रही होंगी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस तरह का जन सैलाब जयललिता की आखिरी विदाई के लिए उमड़ा है। आपको याद आता है इससे पहले किस नेता को इतना प्यार मिला हो लोगों का, और आज कॉन्टेम्प्रेरी आपको कोई ऐसा नेता दिखता है जिससे लोग इतना प्यार करते हो, इतना जुड़ाव महसूस करते हो? मुझे नहीं लगता कि आज के दिन, आज के राजनीतिक माहौल में एक लीडर ऐसा हो जो इतना पब्लिक की अप्रिसिएशन ले सकते हैं। ये सब जानते हैं। और ये भी सच है कि जयललिता जी जब तक वो चीफ मिनिस्टर रही और पद पे जब नहीं भी रही, उनको बहुत सारे मुश्किलों को सामना करना पड़ा। बेचारी, उनको पता नहीं क्यों कभी कोई चीज़ वो आसानी से पाई नहीं, उनको इतनी आसानी से मिला नहीं। हाँ, लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ कहे हैं, मगर वो सब आर्मचेयर एनालिस्ट है। देखिए, जब तक राजनीतिक मैदान में आप नहीं उतरेंगे खुद, तो आप जानेंगे नहीं कि फैसले क्यों लिए जाते हैं। आपने लंबे समय का राजनीति का
वो दौर देखा है जिस वक्त वो खुद स्ट्रगल कर रही थी, कभी सरकार के साथ रहीं उस वक्त में जब आप लोग सरकार में थे, कभी विपक्ष में रहीं उस वक्त में जब आप लोग सरकार में थे। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा मौका आपको याद आता है जो आज आप शेयर करना चाहती हैं लोगों के साथ जयललिता को लेकर? हमारी आपसी में एक दोस्ती थी। हम लोग विभिन्न समस्याओं पे चर्चा करते थे। कई बार मैं उनकी अभिप्राय से मेरी सोच अलग थी, मगर उनकी खूबियत ये थी कि वो जल्दी पहचान जाती थी कि शायद जो मैंने इशारा की वो ठीक है। वो कभी कभी सिचुएशन में अचानक फुल स्टॉप लगा देती है अपनी स्टेटमेंट्स में और पहचान लेती थी कि भाई यही रास्ता ठीक है। शी वॉज अ वेरी इंट्यूटिव पॉलिटिशियन और उसमें एक अजीब सा, अगर मैं इनोसेंस कहूँ तो आप लोग हंसेंगे, मगर वास्तव में उनकी एक बिलीफ सिस्टम थी जो एक टाइप की इनोसेंस भी थी। जीवीएल नरसिंह राव, कई बातें हैं मगर मैं आज के दिन आई डोंट वांट टू डिस्कस और शेयर व्हाट वाज शेयर्ड बिटवीन अस। ठीक है, हम आपकी इस भावना का सम्मान करते हैं रेणुका जी। मैं वापस आता हूँ आपके पास। जीवीएल नरसिंह राव, मैं स्मिता प्रकाश के पास जाऊँ उसके पहले आपसे एक जल्दी से चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो भावनाओं का एक्सट्रीम हम आज लोगों में देख रहे हैं जयललिता के प्रति, आपको लगता है उनकी राजनीति में भी उसी तरह का एक्सट्रीम था? वो जिससे नाराज़ होती थी तो फिर वो एक्सट्रीम पे नाराज़ होती थी, जिसके प्रति उनका लगाव होता था वो एक्सट्रीम पे लगाव होता था। वो उनके दोस्तों में, उनके क्लैन में आप देखते हैं या फिर उन तस्वीरों में देखते हैं जब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आधी रात को घर से घसीट के निकाला गया? रोहित जी, हर व्यक्ति आखिर तो मानव है, तो हर मानव में कुछ ऐसे गुण होंगे, शायद सबको पसंद नहीं होंगे, बहुत लोगों को पसंद नहीं होंगे, पर लेकिन हम आज इस पर चर्चा करें मेरे विचार से, क्योंकि उनके पर्सनालिटी में क्या कमियां थी, खामियां थी, मैं आज के दिन बिल्कुल इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। और हर नेता का, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, हर मनुष्य का कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव, कई पॉजिटिव्स हैं तो एक आध नेगेटिव भी होते हैं। तो जहाँ तक पॉजिटिव की बात है, अब देखिए एक स्टेट पॉलिटिक्स में आई, एमजीआर के एक बड़े पॉपुलर नेता थे एमजीआर, वो सबसे पॉपुलर फिल्म स्टार रहे और उनके एक उत्तराधिकारी के रूप में वो राजनीति में आई, लेकिन पहले उनको वो पद नहीं, उनको पोजीशन नहीं दिया गया। पहले उनकी पत्नी, एमजीआर की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने उस समय से लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में थी डॉक्टर जयललिता, और बार बार इस प्रकार की चुनौतियों को उन्होंने अपनी करियर में देखा है। और आज जब उनकी विदाई हो रही है, ये खुद अपनी एक लेगेसी को छोड़कर जा रही हैं। आज मैं समझता हूं उनकी जो छाप है, उनकी जो इतिहास में जो उनकी जगह है, ये एमजीआर से कम नहीं है। ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, आप इतने बड़े स्टार और सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के उत्तराधिकारी के रूप में आए और उतना ही बड़े बनकर आप अपने जीवन को बिताएं। और आज जब वो अपनी अंतिम विदाई हो रही है, तो डॉक्टर जयललिता अभी हाल ही में उन्होंने चुनाव जीता है, बड़े चुनाव जीते। कई पंडितों ने ये आंकलन किया था इस बार जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है उनको। तो इस तरह के प्रेडिक्शंस को सबसे ज्यादा गलत किसी ने यदि इस देश के राजनीति में साबित किया हो, उसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर जयललिता है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, मैं एक पोलस्टर के रूप में बहुत साल तक मीडिया में काम किया था। 98 में हमारी एडीएमके के साथ समझौता हुआ था चुनाव में, 98 के लोकसभा चुनाव में, और किसी ने नहीं माना था कि इस गठबंधन को कोई सीट मिलने वाले हैं तमिलनाडु के स्टेट से, पर लेकिन हमने उस चुनाव को स्वीप किया है। 2001 में केवल 140 सीट लड़कर, 142 लड़कर उन्होंने 135 सीट जीता है, एक अलायंस को बनाकर। तो पहली बार स्टेट इलेक्शंस में
अलायंस के जो क्या इंपॉर्टेंस होता है, अलायंस के जरिए अपने पृष्ठभूमि को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मेरे विचार से मैंने खुद डॉक्टर जयललिता से सीखा है। जो मैं उस समय में एक पोलस्टर था, पर लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने एक समीकरण बिठाया उसमें स्वीप किया। फिर 2016 के विधानसभा चुनाव में हर एक एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल है, फिर एक बार उन्होंने जीत की बाजी मार ली। तो इसलिए कई ऐसे समय जो लोग समझते थे ये मुश्किल है, नामुमकिन है, उन सभी समय में उन्होंने उसको मुमकिन करके दिखाया। वही एक बड़े लीडर का, एक काबिल नेतृत्व का एक एग्जाम्पल मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं माधवन आपसे कमेंट लूँ, उसके पहले स्मिता प्रकाश को मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ। स्मिता, हालांकि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दिए हैं जयललिता ने, और मुझे याद नहीं पड़ता कि शायद, मुझे तो खैर मौका नहीं मिला कभी करने का, आपने भी उनको इंटरव्यू किया या नहीं किया, लेकिन आज जो इंटरव्यूज़ उनके शेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें एक ऐसा है जिसमें वो पूरी तरह भावुक है, गाना भी गा रही हैं सिमी ग्रेवाल के साथ, और दूसरा अंग्रेज़ी का इंटरव्यू है करण थापर के साथ, जिसमें वो कम्प्लीटली फायर कर देती हैं सामने वाले के ऊपर, सवाल पूछने वाले के ऊपर। और यू डोंट नो कहते हैं, जहाँ वो कह देती थी उसके बाद उसमें कोई सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं बचती थी। हाँ, आपको कोई ऐसे वाकई याद आते हैं अपने पूरे इस सफ़र के दौरान जयललिता को लेकर, ख़ास तौर पे वो चाहे विश्लेषण के दौरान आए हों, चाहे वो कवरेज के दौरान आए हों? जयललिता जो है, उनके जो सारे इंटरव्यूज़ हैं वो आप देखेंगे बहुत ही शार्प, विटी एंड टू द पॉइंट हैं। हाँ, वो जो सवाल है उसका जवाब देती हैं, उसके आगे पीछे नहीं जाती। सिमी के साथ उनका एक दोस्ताना अंदाज़ है, शी वॉज एट ईज़, उनका एक स्टाइल अलग है सिमी का इंटरव्यू करने का स्टाइल। लेकिन आप देखेंगे कि करण थापर के इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल शार्पली उन्हें बताया कि आप सेक्सिस्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं रूढ़िवाद में बिलीव करती हूँ, क्या मैं न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती हूँ, क्या आप ऐसे सवाल किसी मेल पॉलिटिशियन से पूछेंगे? और बात भी सही है, करण थापर ने जवाब दिया, हाँ मैंने वसुंधरा राजे से पूछा, अनदर वुमन पॉलिटिशियन। किसी मेल पॉलिटिशियन से ऐसे सवाल पूछे? नहीं पूछे। और आप देखेंगे कि जो जयललिता ने आज तक कभी अपने कास्ट को लेके कोई बातें नहीं की। वैसे तो शी वॉज बॉर्न इनटू अ ब्राह्मण फैमिली, अयंगार फैमिली, लेकिन आप देखेंगे वो द्राविड़ मुनेत्र, अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कज़गम, विच इज़ अ द्राविड़ पार्टी, जहाँ पर फ्यूडलिज्म और कास्टिज्म को नहीं माना जाता, जहाँ पर ऐसी पार्टी को शी लेड अ पार्टी बीइंग अ ब्राह्मण, एंटी ब्राह्मण पार्टी को उन्होंने लीड किया। और आज आप देखेंगे कोई भी पंडित सामने नहीं है, कोई गीता ग्रंथ का पाठ नहीं चल रहा, उनकी क्रिमेशन नहीं हो रही है, उनकी बेरियल हो रही है, उन्हें दफनाया जाएगा। फॉर अ ब्राह्मण नॉट टू डिस्कस दिस एट ऑल, हर कास्ट सिस्टम, उन्होंने कोई तमाशा नहीं किया अपने कास्ट को लेकर। आज मुझे एक लीडर दिखाइए जिसने नहीं कहा हो कि मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं अति पिछड़ी जाति का हूँ, मुझे वोट दीजिए। सब लोग अपने कास्ट का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जयललिता ने ना तो फ़ायदा उठाया, ना ही उसके नेगेटिव्स को छाती पीटती रही कि हाय हाय मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे कोई वोट नहीं देता। कभी ऐसे कुछ नहीं किया। शी वॉज अ लीडर हु रियली रोज अबव हर कास्ट। क्या आपको लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जो आज की पॉलिटिक्स में, खासतौर पे आज के नेताओं के लिए बड़ा लेसन है, हो सकती है? हाँ, उन्होंने देखिए अभी शायद किसी ने कहा कि करुणानिधि वॉज पिक्ड अप या फिर टीएमसी लीडर्स वर पिक्ड अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। क्या इन्हें नहीं मारा गया था? इन्हें असेंबली के अंदर मारा गया था। कितनी देर वो उनको उसका बेनिफिट उठाती रहीं? ज़्यादा देर नहीं, उसके आगे चल पड़ी। यू नो द थिंग विद जयललिता इज़ दैट शी न्यू हाउ टू टेक एडवांटेज। जब उन्हें दबाया गया था, उन्हें कोसा गया था, उन्होंने फुल एडवांटेज लिया, मार्टर बनी वो, उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके आगे चली गई, उसके आगे बढ़ी। उन्होंने सिर्फ आई एम अ वुमन पॉलिटिशियन सो आई एम विक्टिमाइज्ड ये नहीं कहा। वो शी इन द लास्ट एटलीस्ट 5 to 6 years शी वेंट बियॉन्ड दैट। उन्होंने मीडिया को दरकिनार किया, उन्होंने क्रिटिसिज्म को दरकिनार किया, उन्होंने अपने गोल्स रखे कि मैंने ये अचीव करना है, ये मेरी लेगेसी बनेगी। वो शायद जानती थी कि उनका टाइम लिमिटेड है, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने ये अचीव करना है, चाहे लोग मेरे सामने जितने भी रोड़े लाएं, मैंने ये करना ज़रूर है। और उन्होंने करके दिखाया।